18वां लेक्चर। प्रिज्म लगभग जो क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं वो डेविएशन के ही पूछे जाते हैं, और डेविएशन पे जो भी बात करना था वो हमने कर लिया। अब आने वाले टॉपिक जो हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। आज मैं प्रिज्म को निपटाने का प्रयास भी करूँगा। नॉर्मली पढ़ते रहिए, क्योंकि कल से शुरू होगा रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस से, और क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से बनते हैं। 80% क्वेश्चन आपको बनते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से, 10% क्वेश्चन बचा कुचा बन जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, और बाकी 5% 10% में सब कुछ। तो इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे अच्छे से। खैर प्रिज्म पढ़ते हैं। हम लोगों ने बात कर लिया था, बहुत कहाँ तक बात हुई थी वैसे कल के लेक्चर में, परसों लेक्चर में कहाँ तक हुआ? अच्छा, प्रिज्म के रिफ्लेक्टर इंडेक्स के लिए फार्मूला बात क्या? हाँ वहीं तक। हम आज एक नया चीज पढ़ने वाले हैं, और उससे पहले मैं आपको 2-3 जानकारी दे दूं जो कि एसेशन में या कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। कि पहला चीज ये कि हमने अच्छा डिस्पर्सन पढ़ा था, ठीक है क्या? ठीक है, वर्ण विक्षेपण पढ़ा था हमने कि अगर रिफ्रैक्शन इससे मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक से, तो वहां पे डिस्पर्सन नहीं होगा। केवल नोट करते जाइए, केवल याद रखिएगा, dispersion is not possible through rectangular slab। rectangular slab से रिफ्रैक्शन पॉसिबल, डिस्पर्सन पॉसिबल नहीं। दूसरी चीज, अगर खोखला प्रिज्म हो, अगर प्रिज्म खोखला हो तो केवल डिविएशन होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा। ठीक है, नोट करिएगा। इफ प्रिज्म इज हॉलो देन डिस्पर्सन इज नॉट पॉसिबल। इफ प्रिज्म इज हॉलो देन डिस्पर्सन इज नॉट पॉसिबल। अगर प्रिज्म खोखला है तब भी डिस्पर्सन नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा इन चीजों को। अच्छा, अगर किसी प्रिज्म पर केवल सिंगल वेवलेंथ की रे इंसिडेंट होती है तो डिस्पर्सन होगा नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि ऐसी रे जिसमें केवल एक ही वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेंज ना हो, ऐसी रे जिसमें केवल एक ही वेवलेंथ हो, उसे मोनोक्रोमैटिक रे कहते हैं। ठीक है, ये भी जान लीजिए। रे which have only one wavelength, जिसके पास केवल एक वेवलेंथ है, is called मोनोक्रोमैटिक रे। उसे क्या कहते हैं? मोनोक्रोमैटिक रे। और मोनोक्रोमैटिक रे या कि वेव, मोनोक्रोमैटिक रे के इंसिडेंट होने से डिस्पर्सन नहीं होता। ठीक है, dispersion will not take place if monochromatic ray will incident on prism। ठीक है, अगर मोनोक्रोमैटिक, क्योंकि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें तो वेवलेंथ का एक रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, तो उसके बीच तरह तरह के विब्योर का टोटल वेवलेंथ वहाँ पे सम्मिलित रहता है।
लेकिन अगर आप केवल बात करिएगा एक सिंगल, अगर यहाँ से केवल ब्लू लाइट गई है तो ब्लू लाइट गई है तो केवल ब्लू चली जाएगी, ब्लू में थोड़ी फिर 7 तरह के रंग वहाँ पे सम्मिलित होंगे, इसलिए मोनोक्रोमैटिक में फिर डिस्पर्सन नहीं होगा। ठीक है, इतना चीज नोट करिएगा। आज का टॉपिक है एंगुलर डिस्पर्सन, हिंदी में कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है? बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से भी बन सकते हैं, कोई दो राय नहीं। कहा जाता है कि किन्हीं भी दो रंगों का आप डिविएशन एंगल निकाल लें, और डिविएशन एंगल तो आपको सब याद है, सीधी लाइट ना जाके कितने से डिविएट हो गए। तो भाई 7 प्रकार की रे निकली थी तो 7 प्रकार का डिविएशन एंगल भी होगा ना। सबसे ज्यादा डिविएशन एंगल किसके लिए? वायलेट के लिए, सबसे नीचे जो। तो क्या कहते हैं, किन्हीं भी दो रंगों का क्या निकाल लें आप? डिविएशन एंगल, उनके बीच का डिफरेंस जो आएगा वही है एंगुलर डिस्पर्सन। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंस पहले लिख लीजिए, अभी समझ में आता है। डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डिविएशन फॉर एनी टू रेज इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। किन्हीं भी दो रंगों के विचलन कोणों के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण, किन्हीं भी दो रंगों, नॉर्मली हम डिराइव करेंगे वायलेट और रेड को लेकर, क्योंकि रेड सबसे ऊपर, वायलेट सबसे नीचे, इनके बीच में सब कुछ आ जाएगा। ये मैक्सिमम एंगल होगा, है ना, मैक्सिमम एंगुलर डिस्पर्सन होगा, क्योंकि रेड और वायलेट के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। टोटल एंगुलर डिस्पर्सन का नाम ले तो यही है। टोटल एंगुलर डिस्पर्सन का नाम ले तो क्या है? वायलेट और रेड के बीच का निकाल लीजिए, तो टोटल इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना डिस्पर्सन फिर। तो ठीक है, तो अगर टोटल एंगुलर डिस्पर्सन पूछे तो यही है, कुछ भी पूछे यही है, क्योंकि डिराइव हम वायलेट और रेड को लेकर ही करेंगे। बाकी किन्हीं भी दो रंगों के बीच का अगर आपको पता चल गया तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर एनी टू रेज इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। याद रखिए, हमेशा माध्य किरण मतलब इंटरमीडिएट रे हम एलो को मान के चलेंगे। ठीक है, आप लिख लीजिए कहीं पे, येलो कलर, ये येलो रे इज बिहेव एज इंटरमीडिएट रे। पीली रंग को, पीले कलर को, पीले किरण को क्या कहेंगे? माध्य किरण, हमेशा। ठीक है, पीले किरण को क्या कहेंगे? माध्य, बीच में। आता है बीच में? नहीं आता, तो नहीं आता होगा, पता नहीं, साथ में बीच क्या। ठीक है, देखिए मैं बना के दिखाता हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दिख रहा है नीचे? ये है प्रिज्म, यहां से बढ़िया व्हाइट लाइट गई, कायदे के साथ तो इसको ऐसे सीधा चला जाना चाहिए, कायदे के साथ तो इसको ऐसे बढ़िया सीधा चले जाना था, ऐसे नॉर्मल इस पे इस सतह पर होगा ऐसे। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ झुकी, तो मैं मान लेता हूं कि एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ठीक, मैं केवल, होता तो 7 है पर मैं केवल 3 दिखा रहा हूं। एक रेड दिखा दिया, एक नीचे वायलेट दिखा दिया और बीच में येलो कह दिया। तो ये जब यहां से गुजरेगी तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ना, ये R, ये Y, ये
बैगनी रंग के किरणों को हमने ले लिया, क्योंकि टोटल एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, रेड और वायलेट के बीच का ही होगा। और बाकी एंगुलर डिस्पर्सन परिभाषित किन्हीं भी दो किरणों के लिए, भाई दो रे को लेके चलेगा तो उनका एंगुलर डिस्पर्सन। देखिए ये वाली रे अगर पीछे बढ़ाओ तो यहाँ काटेगी, ये वाली पीछे बढ़ाओ तो यहाँ काटेगी, और ये वाली पीछे बढ़ाओ तो क्या हमने सही किया? नहीं। ऐसे ठीक, मैं इसको अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, डेल्टा रेड का, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, डेल्टा वाई का, और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, डेल्टा। ठीक है, मैं इसको अलग से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ बना दूँ, कहाँ बना दूँ, कहाँ बना दूँ, तो एक ये रे आई है, ठीक ठीक है ना, आई है, और एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये वाला है डेल्टा आर का, ये वाला है डेल्टा वाई का, और ये वाला है डेल्टा। ठीक है, ठीक, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा भी माइनस डेल्टा। ये है टोटल, ये क्या है, टोटल एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, क्या कहा हमने, यही तो ऊपर कहा है, किसी भी दो रंगों के विचलन कोणों का अंतर। तो रेड और वायलेट के बीच के जो एंगल ऑफ डेविएशन, उनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्सन। अगर न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाता है तो किन्हीं भी दो रंगों के एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, उनका डेविएशन, एंगल का डिफरेंस। ठीक है, याद है, ठीक, अच्छा, बट आप अच्छा बोर्ड पेपर में आएगा, आप पहले परिभाषा लिखिएगा, फिर चित्र बनाइएगा, और फिर लेट आउट करके जो जैसा है ना, फिर हम जानते हैं थीटा इक्वल टू ये सब। आप जानते हैं कि डेल्टा क्या होता है भाई, म्यू माइनस 1 इंटू ये होता है। तो यहां से आप डेल्टा भी क्या ले लोगे, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। भाई प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक कलर के लिए अलग अलग होगा, हमने बात कर लिया। तो वायलेट कलर के लिए अगर हमने मान लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी है, तो म्यू भी माइनस 1 इंटू, ऐसा प्रिज्म एंगल तो सही रहेगा। प्रिज्म एंगल तो एक बार जो प्रिज्म एंगल बनी, और डेल्टा आर क्या हो जाए, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तब क्या होगा, आप देखिए, तब क्या होगा, थीटा इक्वल टू, क्या होगा, थीटा इक्वल टू डेल्टा भी के स्थान पे हमने रख दिया म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, इसको हमने एक ब्रैकेट में रखा, माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। इसको दिख रहा है क्या, नहीं, हम इसको सॉल्व कर लें। तो ए कॉमन ले लें दोनों जगह से, ए कॉमन ले लिया दोनों जगह से, तो बचा क्या, म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 तो गया, तो थीटा क्या बचा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू, रिजल्ट याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगर एंगल ऑफ डिविएशन दे दिया तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं दिया अब यहां से निकाल सकते हैं। हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके आप परीक्षा लेना पूछे, ये आप दे रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको पूछ रहा है एंगुलर डिस्पर्सन, मजाक कर रहे हैं साहब, नहीं, आपके पास फार्मूला। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक,
इनको मिटा के क्वेश्चन, ये पूरा है एंगुलर डिस्पर्सन पूरा है, तो मैं मिटा के लिखता हूँ क्वेश्चन। मैं कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज 4/3. Refractive index of a prism is 4/3. And total deviation is 2/3. Total deviation is 2/3. Total deviation is 2/3. If refractive index of prism for violet and red color is 1.6 and 1.4, then find angular dispersion, total angular dispersion. ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन। तो टोटल एंगुलर सॉल्व करते हैं, टोटल एंगुलर डिस्पर्सन देख के तुरंत याद आया भाई अपने पास फार्मूला है म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए। चलो म्यू भी आपको दिया है 1.6, ये दिया है 1.4, पर ए आपको नहीं पता है 0.2 इंटू ए। अब ए के लिए वो जुगाड़, ए क्या है आप जानते हैं कि डेल्टा क्या होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा आपको दिया है 2/3, म्यू आपको दिया है कितना 4/3 माइनस 1 इंटू ए आपको यहाँ से मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 1/2, यहाँ से ए कितना मिल जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कितना आ जाएगा 0. सब डिग्री में, ठीक है, ये सब वैल्यू है, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं, बन सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो फार्मूला को यूज करना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आसान होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्रिज्म से आते हैं, अगर आएंगे तो बन जाएंगे। एक टर्म होता है डिस्पर्सिव पावर, ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर से इंपॉर्टेंट, डिस्पर्सिव पावर वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये क्या कहते हैं कि किन्हीं भी दो रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को नहीं समझना है। इट इज द रेशियो ऑफ, क्या है रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन, it is the ratio of angular dispersion of any two rays
2 rays and angular dispersion of any 2 rays to the angle of deviation of intermediate मतलब इसे हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इसे हम किससे डिनोट करेंगे? ओमेगा से डिनोट करेंगे। तो ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन डेल्टा वाई। हम थीटा अगर रेड और वायलेट के बीच की बात कर रहे हैं तो उसके लिए इंटरमीडिएट रेज क्या होगी? एलो। बाकी जैसे मैं वीडियो अगर लिखूं जी हाँ, अगर मैं प्योर लिखूं तो इसका और इसके बीच का हमेशा यही माना जाता है, ठीक है। अगर जैसे 3 रे ले दिया, वॉयलेट और ब्लू दे दिया, तो उसके लिए फिर इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा? इंडिगो, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस अगर मान लो कभी बनेंगे नहीं नॉर्मली, पर अगर बनते हैं तो इंटरमीडिएट के लिए आप सॉल्व। हम तो फिर रेड और वायलेट के लिए देते हैं। अच्छा, थीटा आप क्या जानते हैं? अभी जाने म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, अभी जाने। और डेल्टा वाई क्या हो जाएगा भाई? म्यू वाई माइनस 1 इंटू, रख देते हैं यहाँ, ओमेगा कितना मिल जाएगा? म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए कट गया। तो यहाँ से ओमेगा कितना मिल गया? म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस, ठीक है। बोर्ड लिख के लिए बहुत बढ़िया, ऐसे बोर्ड में आता है कुछ, ठीक है। कोणीय विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं? आपके किन्हीं दो रंगों के प्रकाश किरणों के बीच के कोणीय विक्षेपण तथा माध्य किरण के विचलन के अनुपात को जो है ना, ठीक है। बेटा उसको अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा, प्रिज्म के क्वेश्चन में प्रिज्म एंगल जहां भी होगा आप डिग्री में रखोगे, रेडियन में नहीं, ठीक है। अगर वैसे न्यूमेरिकल के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ आएगा तो रेडियन में ही रखोगे, म्यू माइनस 1 इंटू ए रखोगे, फिर वहां तो रेडियन में ही रखना पड़ेगा, 5/6 5/3, तब जाकर वहां म्यू अच्छे से आएगा डेल्टा वगैरह, है ना। पर डेल्टा के लिए म्यू माइनस 1 इंटू ए रखते हो तो भाई डिग्री में लेके आओ, रेडियन में लेके आओ, एंगल तो एंगल ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड ऑफ अ प्रिज्म फॉर रेड, अच्छा, ऑफ अ इक्विलेटरल प्रिज्म, prism for red, yellow and violet color rays are 1.6 sorry 1.4 1.5 1.6 respectively, समान होगा नहीं respectively। Find angular dispersion, बढ़िया क्वेश्चन, जे लेवल के लिए ठीक क्वेश्चन।
कहते हैं एक लाइन का क्वेश्चन है, ऐसे कैसे चाहिए पूछ लेगा, पूछ लेगा। देखिए एंगुलर डिस्पर्सन पूछा है थीटा, और थीटा के लिए आप जानते हैं म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ए कैसे निकलेगा? नहीं, कुछ गलत पूछ लिया क्या? थीटा ये होता है ना म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू, म्यू भी दिया है, म्यू आर दिया है, ए भी तो दिया है, ट्रायंगुलर प्रिज्म दे दिया, कुछ गलत पूछ लिया गया। डिस्पर्सिव पावर निकालिए, एंड डिस्पर्सिव पावर। मतलब प्रिज्म से ऐसे टफ क्वेश्चन ही नहीं बनते, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, तो कहाँ से क्वेश्चन लाए? ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्सन तो नॉर्मली आपको दिया क्या है, ए 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म, कोई टेंशन की बात है नहीं वहाँ पे। तो और तो आप एंगुलर डिस्पर्सन निकालोगे तो क्या निकालोगे, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। थीटा इक्वल टू आप क्या निकालोगे, म्यू भी माइनस म्यू आर, म्यू भी कितना दिया है 1.6 माइनस 1.4 इंटू 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा 0.2 इंटू 60 डिग्री, 12 डिग्री का यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्सन है। ठीक है, और आपको ओमेगा भी पूछा है, तो ओमेगा कितना होता है, थीटा अपॉन डेल्टा वाई। पर डेल्टा वाई के लिए आपको म्यू वाई माइनस 1 मिल जाएगा, म्यू वाई माइनस 1, अरे डायरेक्ट फार्मूला भी तो है आपके पास, म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस डेल्टा। म्यू भी माइनस म्यू आर आ जाएगा कितना, 1.6 माइनस 1.4 अपॉन 1.5 माइनस 1, ले जाएगा 0.2 अपॉन 0.5, दैट इज 0.4, उधर ना लिखा होगा 0.4। ठीक है, तो ओमेगा कितना आ गया 0. अच्छा, एंगुलर डिस्पर्सन प्रिज्म एंगल पे डिपेंड करता है, पर डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म एंगल पे डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करिएगा इस चीज को, ये तो न्यूमेरिकल हो गया, अब ये पॉइंट नोट करिएगा, एंगुलर डिस्पर्सन डिपेंड्स ऑन प्रिज्म एंगल बट डिस्पर्सिव पावर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, क्योंकि ओमेगा का डेरिवेशन में कहाँ है ना। अच्छा, बोर्ड कभी कभी मजाक कर लेता, पूछ लेता है प्रूव दैट डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रिज्म एंगल, कहोगे कैसे प्रूव, डिस्पर्सिव पावर का आपका डेरिवेशन दे देना है बस। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप कवर कर लीजिए, चलिए इसको मिला देते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, बट डिस्पर्सिव पावर does not depends on angle of prism। क्या देखिएगा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये नहीं क्यों, यू भी माइनस म्यू आर अपॉन में वाई माइनस 1 इंटू, कोई बात नहीं, ठीक बेटा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, केवल सुनिए और जो मैं कह रहा हूं उसको लिखिए। जब व्हाइट लाइट मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण अपने पृथ्वी के वायुमंडल में आती है, तो वायुमंडल में उपस्थित बहुत सारे जो गैसें हैं, बाकी धूल के कण हैं, उनसे प्रकाश टकरा कर इधर उधर बिखर जाता है। ठीक है, उनसे प्रकाश टकरा कर इधर उधर बिखर जाता है, इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, when white light enters in atmosphere of earth and collide with dust particles and many more smart particles,
then it scatters in many direction. This is called as scattering of light. लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। क्या क्या क्या, जब सूर्य की प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों या कि अन्य गैसों से टकराकर वह इधर उधर बिखर जाती है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। When sunlight enters in atmosphere in earth, atmosphere of earth, then it collides with many small particles present in atmosphere and scattered. This process is called as scattering of light. ठीक है, इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। रेले नाम के एक वैज्ञानिक थे। रेले नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि एक सनलाइट आ रही थी, यहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल था, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक पार्टिकल से टकराया, तो ये कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, ठीक है, तो ये स्कैटर्ड हो, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ 3 दर्शाए, वो पता नहीं कितने में जाती है, कितनी लाइट आके टकराती है और कितनी जाती है। मैं एक को दर्शा रहा हूँ, मतलब ये आप ना याद कर लीजिएगा एक लाइट 3 भागों में पड़ती है, नहीं, मतलब मैं दिखाया, ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो थी अब वो इनमें हो गई। अच्छा, इस वेवलेंथ का इस वेवलेंथ से कोई रिलेशन नहीं है, आप निकालने लगना है ना। हाँ, ये है कि जो इसकी वेवलेंथ है उसके अंदर की वेवलेंथ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। एक बात और, इनकी वेवलेंथ अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है इसलिए उसकी इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी कि नहीं। अब आगे चल के इंजीनियरिंग फिजिक्स अगर पढ़ोगे तो वहां पे क्रॉम्पटन इफेक्ट है इसी तरह, ठीक है। क्रॉम्पटन ने इसका बढ़िया प्रयोग रेले के बाद दिया था। तो रेले ने क्या कहा कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट is directly proportional is inversely proportional to 4th power किसके of wavelength, उसके वेवलेंथ के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेले, हमसे रेले की स्पेलिंग नहीं बनेगी इसलिए मैं हिंदी से लिखता हूँ, RAILLES शायद यही है। अकॉर्डिंग टू रेले के अनुसार इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड रे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to 4th power of corresponding संगत wavelength, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ corresponding wavelength। if इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, if intensity of
scattered light is I and corresponding wavelength is lambda, then I is directly proportional to 1 upon lambda to the power 4. अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू पावर। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल यहां से करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल यहां से, ठीक है। कैसे कहा है कि वह वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी, मतलब एक वेवलेंथ एक इंटेंसिटी दिया, फिर दूसरा वेवलेंथ एक दूसरे की इंटेंसिटी पूछ लिया स्कैटरिंग के प्रोसेस में, ठीक है, डायरेक्ट रेले के नियम से, ठीक है। स्कैटरिंग की व्याख्या किसने की? रेले ने। उनका नियम क्या था? ये था, याद रखिएगा, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कुछ एग्जांपल मैं बताऊं। आकाश का नीला दिखाई देना, क्वेश्चन पूछा जाता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आप कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक्चुअल में होता ये है, जब स्कैटरिंग होती है ना, तो वहां पे ब्लू रेज सबसे बढ़िया स्कैटर्ड होती है, ठीक है। सबसे बढ़िया स्कैटर्ड कौन सी होती है? ब्लू रेज सबसे बढ़िया स्कैटर्ड होती है, ठीक है, बढ़िया चटक दिखाई देती है। एक्चुअल में है ये कि जो विजुअल रेज की अपने पास ये, मैं इसको बिठा के फिर और अच्छे से समझाऊं। जो विजुअल रेज के अपने पास ये है, ठीक है, लाल सबसे ज्यादा दिखाई देता है, फिर भी पीला ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि लाल खतरे का निशान होता है इसलिए। हालांकि अब तो सिग्नल विग्नल लाल भी इसीलिए होने लगे हैं क्योंकि लाल सबसे ज्यादा दिखाई देता है दूर से, ठीक है, और वायलेट सबसे कम दिखाई देता है। बात अगर इनमें से, ठीक, लाल सबसे ज्यादा दिखाई देता है, वायलेट सबसे कम दिखाई देता है। तो जो स्कैटर्ड है, स्कैटरिंग लाइट, इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होने के कारण फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, तो मजा नहीं आता। और इसका वेवलेंथ बहुत कम होने के कारण फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, तब मजा नहीं आता, फुर हो गया स्कैटरिंग। तो जो बीच की रे होती है, बीच के कलर होते हैं, उनका वेवलेंथ भी मीडियम में और फ्रीक्वेंसी भी मीडियम में। इसलिए ब्लू कलर प्रायोगिक रूप से ये पाया गया कि जो ब्लू कलर है ना, बहुत ज्यादा स्कैटर होता है और बहुत बढ़िया दिखाई देता है स्कैटरिंग के बाद, ठीक है, प्रैक्टिकली है। इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। किस लिए? क्योंकि जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण अपने पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर प्रकीर्णित होती है, स्कैटरिंग होती है उसका, तो ब्लू कलर का स्कैटरिंग इतना बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है, वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, इसलिए हमें ब्लू कलर ही दिखाई देता है और रंग छिप जाते हैं उसमें, ठीक है। तभी इंद्रधनुष में कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लू कलर पर, क्योंकि जब डस्ट वस्ट नहीं रह गया, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? पानी के जस्ट बाद ना, वर्षा वर्षा के बाद। तो जब डस्ट वस्ट सब बढ़िया साफ हो गया, तो फिर अब स्कैटरिंग ही नहीं हो पा रही है, तो फिर पूरा प्रिज्म वाला हो गया, रिफ्रैक्शन बचा, गैसेस का आवरण बस बचा, उसे रिफ्रैक्शन हुआ, एक तरह से प्रिज्म का वो बन जाता है वहां पे, इसलिए डिस्पर्शन बस दिखता है साफ कलर, ठीक है। अब जब डस्ट वस्ट है, स्कैटर्ड होते रहते हैं, सब कलर इधर उधर हो गए, बढ़िया ब्लू कलर बस, ठीक है। तो आकाश का नीला दिखाई देना, ये एग्जांपल है, स्काई इज ब्लू। अच्छा, अगर वायुमंडल ना हो तो आकाश काला दिखाई देगा, याद रखिएगा, अगर वायुमंडल ना हो तो क्या होगा? आकाश काला दिखाई देगा। ये भी इसीलिए कारण है, स्कैटरिंग ही नहीं होगा, कुछ नहीं दिखेगा, सब काला दिखेगा, ठीक है। स्काई इज ब्लैक, विल बी ब्लैक। If atmosphere not present, atmosphere not present.
टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक। सनराइज और सनसेट के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यह भी स्कैटरिंग का ही कमाल है, याद रखिएगा। रेडनेस ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ये भी इसी का कमाल है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बाकी स्कैटरिंग के लिए आप जो भी जानते हैं वो सब लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड के हिसाब से काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, अक्सर पूछ केमिस्ट्री में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। पहले का नियम ही हो गया, इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष में बीच का कोण 2 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। मान लीजिए कभी पूछ लिया गया, इंद्रधनुष में जो बीच का कोण होता है ना, एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है ना, वो 2 डिग्री होता है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष का एंगुलर डिस्पर्सन 2 डिग्री, इंद्रधनुष में एंगुलर डिस्पर्सन 2 डिग्री, नहीं लिख लीजिएगा, इंद्रधनुष में एंगुलर डिस्पर्सन 2 डिग्री। मुझे अभी भी याद आ गया, कभी पूछ लिया मान लो कोई, तो बता दीजिएगा 2 डिग्री का डिस्पर्सन होता है। ठीक है, तो प्रिज्म हम यहीं पे रोकेंगे। सिलेबस में आपके पहले हुआ करता था कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, अब नहीं है। ठीक है, तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के दिखे तो जैसी आपकी श्रद्धा, पर अब सिलेबस में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म नहीं है, इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में नहीं पढ़ा। ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म किया क्यों जाता है, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। कभी कभी आपको ऐसी जरूरत होती है कि लाइट का डिविएशन हो जाए पर डिस्पर्सन ना हो। अगर प्रिज्म से आप व्हाइट लाइट पास कराओगे तो डिस्पर्सन तो होगा ना, तो आपको ऐसी जरूरत होती है कि केवल आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि केवल डिविएशन हो जाए, डिस्पर्सन ना हो, तब आप कॉम्बिनेट करते हो। तो अकेले प्रिज्म संभव नहीं, 2 प्रिज्मों को जोड़कर ऐसी व्यवस्था बनाओगे कि डिस्पर्सन ना हो। कैसे, मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, 2 ब्रीफली में चर्चा कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक ये प्रिज्म ऐसी ही व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है, दोनों अलग अलग मटेरियल के होते हैं, एक क्राउन कांच होता है, फ्लिंट कांच होता है। 2 प्रकार के कांच होते हैं एक्चुअली में, एक क्राउन कांच होता है, फ्लिंट कांच होता है। ठीक है, इसका ये प्रिज्म एंगल होता है, इसका ये, इसका ए मान लेते हैं, इसका ए डैश मान लेते हैं। ठीक, जैसे लाइट गई, ठीक, ये 3 रंगों में बटेगी। ठीक, अब ये ऐसी व्यवस्था है कि ऐसे मिल के ऐसे निकल गई बाहर। ठीक है, इस प्रकार से उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को एडजस्ट किया गया। ठीक, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ है, जाना इसको कायदे के साथ ऐसे चाहिए, मेन राइट, जाना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन जा रहा है, जा रहा है, डिविएट हो गई, डिविएट तो हो गई ना, पूरा पूरा डिविएट तो हो गई, इसको दर्शाओ, डिविएट तो हो गई पूरी तरह से। भाई जाना ऐसे चाहिए था, चलिए ऐसे गई, तो हम अगर यहाँ से यहाँ हटाना चाह रहे थे रे को, तो क्या करें, व्यवस्था ही तो पकड़ के तो ऐसे करेंगे, चल इधर चल, कि उस व्यवस्था ही बनाएंगे ना। तो प्रिज्म वो व्यवस्था थी, हम ये भी नहीं चाह रहे थे कि एक लाइट गई 3-4 लाइट वहां से निकलने लगी, ये प्रिज्म की व्यवस्था थी। वो कैसे आए, 2 प्रिज्म को कंबाइन कर, ठीक, ठीक है। तो क्राउन कांच के द्वारा मान लेते हैं कि टोटल डिविएशन प्राप्त हुआ डेल्टा सी, क्राउन कांच के द्वारा, और फ्लिंट कांच के द्वारा टोटल डिविएशन प्राप्त हुआ डेल्टा ए। अगर टोटल डिविएशन मिला के 0 हो जाए तो इस स्थिति में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, डिविएशन नहीं मिला ना, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। अगर थीटा सी और इसको क्या कहते हैं, थीटा, इसके भाई डिस्पर्सन तो यहाँ प्रिज्म है तो डिस्पर्सन तो हो,
अगर इसके द्वारा उत्पन्न डिस्पर्सन थीटा, क्योंकि हम इसमें क्या खत्म करना चाह रहे हैं, डिस्पर्सन। एक और कॉम्बिनेशन होगा उसमें हम क्या खत्म करना चाहेंगे, डिविएशन। केवल डिस्पर्सन होगा, डिविएशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो थीटा सी और थीटा एफ, ठीक, ये मतलब थोड़ा ऐसे जाएगी इस हिसाब से, ये पीछे आप कैसे कटेगी, जहां कटेगी वो वही डिविएशन होगा। ठीक है, तो थीटा सी और थीटा एफ। तो अगर हम दोनों प्रिज्म द्वारा उत्पन्न डिस्पर्सन को जोड़ के जीरो कर दें, इसका मतलब डिस्पर्सन वही है। ये कंडीशन किसकी बन जाएगी, डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ये कंडीशन क्या है, डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन। हम क्या करें, केवल डिविएशन चाहते हैं। अच्छा, थीटा सी थीटा एफ को निकाल दें। थीटा सी क्या होता है, क्रम का स्क्वायर। अच्छा, थीटा की परिभाषा आप जानते हैं, थीटा क्या जानते हैं आप भाई, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, जानते हैं, ये तो पढ़े थे थीटा, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। ओहो, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये हो गया थीटा सी। और थीटा कितना हो जाएगा, म्यू डैश भी, कितना हो जाएगा, म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश। ये थीटा, इसको जोड़ के किसके बराबर कर दो, जीरो। यहां से आपको ए अपॉन ए डैश की कंडीशन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। यही पूछा जाता है कि कंडीशन फॉर डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन। कर लोगे अब क्या, आपको बचा बता ही रहा हूं, तो बता ही दो पूरा पूरा, मैं छोड़ने वाला था। खैर, ये हो गया कि नहीं, ये कंडीशन किसकी थी, डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन की। डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन का मतलब क्या, डिस्पर्सन नहीं चाहते। डिस्पर्सन नहीं चाहते मतलब दोनों प्रिज्मों का टोटल डिस्पर्सन क्या हो जाए, जीरो। इसके द्वारा हमने मान लिया था कि थीटा सी हुआ, इसके द्वारा हमने ये क्राउन कांच है, ये फ्लिंट कांच है। ठीक है, तो क्राउन कांच द्वारा उत्पन्न डिविएशन डिस्पर्सन थीटा सी, फ्लिंट कांच द्वारा उत्पन्न डिस्पर्सन थीटा है। दोनों को जोड़ के बराबर जीरो कर दो मतलब डिस्पर्सन खत्म, तो क्या बचा केवल डिविएशन। अच्छा, थीटा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है, इसके लिए सब कुछ रखा, इसके लिए सब कुछ डैश वाला रखा। इसके लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, अलग कांच है, अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अलग प्रिज्म एंगल होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां से आप a अपॉन a डैश की कंडीशन पाओगे, म्यू डैश v माइनस म्यू डैश r अपॉन म्यू v माइनस म्यू r माइनस के साथ मिलेगा कि नहीं, बोलो यार, उसको उधर ले जाओगे तो a अपॉन a डैश वो अपॉन ये, बस माइनस जाएगा, माइनस बचा। ठीक है, बहुत परेशान रहते हैं आदमी, हमसे नहीं बना, नहीं है, हम नहीं जानते, रटते रहते हैं, पर ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कैसे कंबाइन किए ये। ठीक है, अच्छा, इस कंडीशन के साथ टोटल डिविएशन आप निकाल सकते हैं। टोटल डिविएशन अगर डिस्पर्सन नहीं हुआ क्या हुआ, डिविएशन। तो टोटल डिविएशन भी आपको पता होना चाहिए कितना आ रहा है। तो टोटल डिविएशन मान लो, अगर पूछा, अगर मान लो टोटल डिविएशन पूछा डेल्टा, तो कितना होता है, डेल्टा कितना होता है, म्यू y माइनस 1 इंटू ए, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा भी दोनों के कारण होगा ना, इसके कारण कुछ डिविएशन, इसके कारण कुछ डिविएशन, तो डेल्टा भी दोनों के कारण होगा ना। डेल्टा क्राउन और डेल्टा दोनों के डिविएशन को जोड़, तो डेल्टा क्राउन कितना होगा, डेल्टा क्राउन कितना होगा, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो म्यू क्राउन माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, म्यू फ्लिंट माइनस 1 इंटू ए डैश, म्यू फ्लिंट माइनस 1 इंटू ए डैश। ठीक है, तो ए अपॉन ए डैश, यहाँ ए डैश की कंडीशन आप लिए हैं, तो ए डैश की वैल्यू रख के आप चाहे सॉल्व कर दें, चाहे जो जैसा रिजल्ट आपको, मतलब वहाँ परीक्षा में कंपटीशन, अब तो बोर्ड सिलेबस से हट गया, तो कंपटीशन होती है, कंडीशन रख के जो भी पूछे यहाँ से आप निकाल सकते हो। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन, मतलब डिविएशन ना हो, डिस्पर्सन हो, तो उस केस में भी डिविएशन को जीरो करना होगा। डेल्टा सी प्लस डेल्टा है बराबर जीरो, वहां से ए अपॉन ए डैश की कंडीशन निकलेगी और वहां पर टोटल डिस्पर्सन निकालोगे आप, थीटा सी प्लस थीटा एफ की वैल्यू निकालोगे। क्या कठिन था, कुछ नहीं ना।
तो प्रिज्म को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो भी होगा कल से हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ढंग से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।